जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, आज रविवार का दिन है और आमतौर पे प्रत्येक संडे को हम लोग करंट अफेयर्स, वो भी झारखंड से जुड़ी हुई, जी हाँ, ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते के अखबारों को पढ़ने के बाद, पिछले हफ्ते के अन्य स्रोतों को देखने के बाद ऐसा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स नज़र नहीं आया। तो आज रविवार के दिन होने के बावजूद भी हम लोग आपको करंट अफेयर्स के कंटेंट्स उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, पिछले हफ्ते कुछ एक दो घटनाएं ऐसी जरूर घटी या एक दो ऐसे कंटेंट्स जरूर बन पा रहे हैं जो कि परीक्षोपयोगी हो सकते हैं या हमें उसे जरूर जानना चाहिए। जैसे कि जेपीएससी के अध्यक्ष का पद जो है वो बहुत लंबे समय से खाली पड़ा था, अभी एल खियांगते को नया अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अतिरिक्त 53वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया, झारखंड उसमें उप विजेता टीम के रूप में रही, सर्विसेज की टीम उसमें विजेता बन गई। तो ऐसे कुछ प्रश्न जरूर बन रहे थे, लेकिन ऐसे दो चार प्रश्नों के साथ में वीडियो बनाना मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा मुझे। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि अगले संडे हमारा जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो बनेगा उसमें पिछले हफ्ते से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होगा, महत्वपूर्ण जानकारी होगी, हम उसे भी जरूर शामिल करेंगे और एक अच्छा वीडियो दोनों हफ्ते को मिलाकर एक कॉम्बो पैक आप लोगों को हम लोग जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, अब आज इस संडे को हम लोग क्या करेंगे, तो आज इस संडे को हम लोग दोस्तों बात करेंगे झारखंड सरकार की चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। दोस्तों, ऐसी योजनाओं के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका है, आप जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए हैं, तो आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जी हाँ, ये है क्या पार्ट 2। अब दोस्तों, पार्ट 1 की वीडियो हम पहले डाल चुके थे, आप उसे देख लीजिएगा। आज हमारा विषय क्या होगा, महिला एवं किशोरी। दोस्तों, अब हमारे झारखंड राज्य में महिलाओं को लेकर, बालिकाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती है और ऐसी योजनाओं से संबंधित प्रश्न समय समय पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे इस योजनाओं के बारे में निश्चित तौर पर एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि प्रश्न अगर किसी प्रकार का पूछा जाए तो आप इसका उत्तर आसानी से कर सके। तो आज दोस्तों, महिला एवं किशोरी, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इस वजह से आज इसमें भी हम लोग सारा जो भी योजना हो सकता है, सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग नहीं ले रहे हैं। आज यहाँ से हम लोग दोस्तों 10 योजनाओं की जानकारी लेंगे। अब ये 10 कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इसका जो पार्ट 3 बनेगा तो हम लोग वहाँ से फिर बाकी शेष जो योजनाएं हैं उससे संबंधित जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कौन कौन सी योजनाओं के बारे में, जरा यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। अब दोस्तों, नाम क्या है जरा देख लेंगे। आप सभी को बिल्कुल अपनी कॉपी निकाल लीजिए, डायरी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और अच्छे तरीके से इसको नोट करिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आप लोगों को योजनाओं से संबंधित अच्छी तरीके से सारी जानकारी को समझाने की। दोस्तों, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ये योजना का नाम है और शुरू कब किया गया था, 2020। आप लोगों को जरूर पता होगा, यदि आप परीक्षा देते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप लगाते हैं तो आपको ये पता होगा कि कोई भी योजना जो झारखंड में चल रही है तो ऐसी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। और उनमें से भी जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। तो वर्ष का आप यहाँ पर जरूर आप आंसर याद रख लेंगे, कौन सा होगा, 2020। ठीक है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020 में शुरू की गई थी। अब दोस्तों, योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा हो रहा है, तो ये विभाग का नाम भी आपको जरूर जानना चाहिए। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस योजना के तहत क्या उद्देश्य है या इस योजना के माध्यम से लोगों को क्या फायदा मिलता है, लाभुकों को क्या लाभ मिलता है, ये हम लोगों को समझना है। तो मैं बता दूं कि इस योजना के माध्यम से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जितनी ही महिलाएं जो कि दारू बेचने का काम करती है, हड़िया बेचने का काम करती है या उसके निर्माण कार्य में लगी हुई है और उसे ही अपनी आजीविका के रूप में वो प्रयोग में ला रही है, तो ऐसी महिलाओं को साथियों मुख्य धारा में जोड़ना, ऐसी महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ऐसी महिलाओं को ऐसे दारू हड़िया जैसे बिक्री के कार्यों से हटाकर उन्हें कुछ नए रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। और आपको मैं बता दूं कि इसके तहत ऐसे जितनी महिलाएं होंगी उनको 25,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। जी हाँ, इनको 25,000 रुपये तक का जो ऋण प्रदान किया जाएगा ये बिल्कुल क्या होगा, इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा ये, और इसमें किसी प्रकार का ब्याज महिलाओं को नहीं देना पड़ेगा। तो लाभुकों की पात्रता की शर्तें लगभग बातचीत के दौरान मैंने आपको सारी बातें बता ही दी है। तो लाभुकों के पात्रता की शर्तें क्या है, लाभुकों के पात्रता की शर्तें हैं ग्रामीण महिलाएं जो मजबूरी के कारण दारू हड़िया निर्माण एवं बिक्री कार्य से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ऐसे उनको ये कार्य करना पसंद नहीं है, शौक से वो इस काम को नहीं कर रही है, लेकिन अपने घर परिवार को चलाना है, अपने
जितने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, इनके पास कोई ऐसे अगर एक्स्ट्रा काम इनको नहीं मिला, बेरोजगारी का इनके साथ में एक जो है शिकार ये हो रही है, तो इस केस में दोस्तों इनके पास में ठीक है ना एक रास्ता बच जाता है। क्या बहुत सारी महिलाएं ऐसे काम करती है, देखा जाता है बहुत सारे जगहों पर दारू और हड़िया निर्माण कार्य में लगी हुई रहती है, तो ऐसे लोगों को इस काम से हटाकर ठीक है इनको अच्छे कामों में लगाना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है, और 25,000 रुपये की जो राशि है वो ऋण स्वरूप दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब दूसरी योजना आज हम लोग बात करेंगे, पलाश ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान। जी हाँ साथियों, ये पलाश जरूर याद रखेंगे, मुख्य रूप से ये नाम याद रखना है पलाश, और पूरा अगर नाम की हम लोग बात करें तो पलाश ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान। अब ये योजना कब शुरू की गई थी, तो ये योजना भी दोस्तों 2020 में शुरू की गई, यहाँ मैं लिख चुका हूँ, आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। वर्ष 2020 में शुरू की गई ये योजना है, और इस योजना का क्रियान्वयन भी बिल्कुल फूलो झानो योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका भी विभाग का नाम जरूर नोट आप कर लें, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब इसके तहत क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके तहत दोस्तों सखी मंडल से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को सिंगल ब्रांड पलाश के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी हाँ, अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने आप को स्वावलंबी बना चुकी है या स्वरोजगार से जोड़ चुकी है, वो क्या करती है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है या फिर गैर खाद्य पदार्थों का वो निर्माण करती है। तो अब उसे बाजार में जब बेचना होता है तो उनके पास अमूमन कोई ऐसा नाम नहीं होता, कोई ब्रांडिंग नेम नहीं होती, तो ऐसे क्या है कि पलाश के नाम से उनको एक ब्रांडिंग नेम दे दिया जाता है, ब्रांड उनका एक बन जाता है और नाम क्या हो जाता है, पलाश। तो यहाँ पे आप नीचे के स्लाइड में आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, मैंने स्पष्ट बता रखा है, पलाश ब्रांड के माध्यम से सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य एवं गैर खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग मतलब उसको बनाना, पैकेजिंग करना मतलब उसे पैक करना, और मार्केटिंग मतलब उसके बाद उसे बाजार में ले जाकर बेचना, ठीक है ना, का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों ब्रांड का नाम क्या है, पलाश, और ये योजना भी है। अब दोस्तों पात्रता की शर्तें क्या है, तो ऐसे कौन सी महिलाएं इसके लिए योग्य होंगी, इसे जानना चाहिए। तो पात्रता की शर्तें दोस्तों, स्वयं सहायता समूह की सदस्य जो उत्पादन कार्य से जुड़ी है वैसी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी, और उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही पलाश ब्रांड से उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे आप एक चीज जरूर लिख लेंगे, कोई ही महिला के लिए नहीं है, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हुई है, ठीक है ना, ऐसी महिलाएं जो उत्पादन कार्य से जुड़ी है और ऐसी महिलाओं के लिए ही इसे पात्र माना जाएगा। और दोस्तों उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही, ठीक है, उनके उत्पादों को पलाश ब्रांड के नाम के साथ जोड़ा जाएगा। तो उत्पादों में गुणवत्ता भी होनी चाहिए, और ऐसी इसके साथ में क्या रखी गई, एक शर्त जो है वो रखी गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें, और अब यहाँ से अगली जानकारी है दीदी बगिया योजना। जी हाँ, दीदी बगिया योजना। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बगिया मतलब बाग बगीचा से ही संबंधित चीज होगा, पेड़ पौधे प्रकृति पर्यावरण से संबंधित चीजें ही होंगी। तो आइए देखते हैं क्या है दोस्तों। तो दीदी बगिया योजना ये शुरू किया गया है वर्ष 2021 में। अब योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा हो रहा है, तो योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को, याद रखेंगे, ग्रामीण परिवारों को नर्सरी विकास योजना से आच्छादित कर उनके आजीविका को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड उद्यमी द्वारा गुणवत्तापूर्ण इमारती और फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं। साथियों ग्रामीण स्तर पे ऐसे जितने भी लोग जो कि पर्यावरण प्रेमी होते हैं, पेड़ पौधे लगाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है ये योजना लाई गई है। और क्या है उसमें, इमारती और फलदार पौधे। जी हाँ, इमारती और फलदार पौधे जैसे सागवान हो गया, गम्हार हो गया, ऐसे शीशम हो गए, ऐसे कुछ इमारती लकड़ियाँ होती हैं, महोगनी हो गई, ऐसे कुछ इमारती लकड़ियाँ होती है। तो ऐसी इमारती पौधे, और इसके अतिरिक्त आम हो गया, इसके अतिरिक्त और भी ऐसे कोई भी फलदार पौधा है, तो ऐसे फलदार पौधों को तैयार किया जाता है इस योजना के अंदर। आगे दोस्तों पात्रता की शर्तें क्या है, तो आपको बता दें कि पात्रता की शर्त में महात्मा गांधी नरेगा, अर्थात जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत योजना का लाभ मनरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 और पैरा 5 के निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है, जो निम्न प्रकार से दिया गया। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे महात्मा गांधी नरेगा अर्थात हम मनरेगा की बात कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत योजना का लाभ मनरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 पैरा 5 के निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। अब साथियों इसमें कौन कौन लोग योग्य होंगे जरा देखेंगे, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, गैर अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे धारित अन्य परिवार,
महिला प्रधान वाले परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग प्रधान वाले परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अधीन लाभार्थी, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य लोग। ठीक है ना, इसके क्या होंगे दोस्तों, योग्य माने जाएंगे, पात्र माने जाएंगे। पारंपरिक वनवासी भी हो सकते हैं दोस्तों। वन अधिकार मान्यता की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। अब वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006-2007 का 2 के अधीन लाभार्थी वैसे ग्रामीण जिन्हें कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 में लघु या सीमांत किसान के रूप में परिभाषित किया गया। और एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा दूं, आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत योजना का लाभ, ठीक है, मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसूची 1 पैरा 5 के निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। अब इसमें दोस्तों अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की हम बात कर रहे हैं, आदिम जनजाति, गैर अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे धारित अन्य परिवार, महिला प्रधान वाले परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अधीन लाभार्थी, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006-2007 का, ठीक है, के अधीन जो लाभार्थी है, और वैसे ग्रामीण जिन्हें कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 में लघु या सीमांत किसान के रूप में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो ऐसे लोग पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और उन्हें दीदी बगिया योजना का लाभ मिल पाएगा। आइए दोस्तों इसी के बारे में कुछ आगे जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त नर्सरी उद्यमी के पास कम से कम 50 डिसमिल जमीन हो जिसमें वे अपनी इच्छा से नर्सरी स्थापित करने के इच्छुक हो। तो अब ऐसा आपके अंदर वो इच्छा भी होनी चाहिए कि आप नर्सरी लगाने की इच्छा रखते हैं, पेड़ पौधे आप लगाने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे दोस्तों क्या है कि ऐसे जितने भी पात्र लोग होंगे, योग्य लोग होंगे, ऐसे लोगों के पास में मिनिमम 50 डिसमिल जो जमीन है वो होनी चाहिए। तो 50 डिसमिल जमीन रखने की भी पात्रता होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त 50 डिसमिल के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर इस योजना का लाभ लेने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो मतलब जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, जो लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। अब है दीदी बाड़ी योजना। अब दोस्तों दीदी बाड़ी योजना, यह भी लगभग यहाँ पे बाड़ी मतलब खेती बाड़ी से ही संबंधित बात आएगी यहाँ पे। तो दीदी बाड़ी योजना ये कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 2020 में। साथियों योजना का क्रियान्वयन फिर से एक बार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है और मनरेगा के अंतर्गत, मतलब वही महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं राज्य आजीविका मिशन के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने बताया योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें सहयोग कौन कर रहे हैं? तो JSLPS, जी हाँ JSLPS, झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन जो है वो किया जा रहा है। कब शुरू की गई है? वर्ष 2020 में शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? दीदी बाड़ी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है उड़ान परियोजना। दोस्तों उड़ान परियोजना ये भी 2020 में शुरू की गई। अब उड़ान परियोजना क्या है? तो इस परियोजना का क्रियान्वयन भी याद रखेंगे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लक्षित PVTG परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिलने वाली सुविधाएं एवं सेवाओं से जोड़ा जाता है। दोस्तों PVTG क्या है, यहाँ पे थोड़ा आपको मैं जानकारी देता हूँ। दोस्तों PVTG की बात करें अगर हम लोग, तो PVTG है दोस्तों पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब अनुसूचित जनजातियों में ऐसी अनुसूचित जनजातियां जो सबसे कमजोर है, ठीक है ना, उन्हें इस सूची में रखा जाता है। किसमें? PVTG की बात हो रही है। तो PVTG का फुल फॉर्म जरूर याद रख लेंगे, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसके बारे में कुछ और जानते हैं। यहाँ से आपको बता दें कि लक्षित PVTG परिवार जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए, PVTG क्या है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब लक्षित PVTG परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिलने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं से जोड़ा जाता है। नाम क्या है? उड़ान परियोजना।
साथियों, समूह के माध्यम से ही इन सभी परिवारों को सरकार की योजनाओं एवं अधिकार जैसे पेंशन, आवास, डाकिया योजना, उज्ज्वला योजना एवं अन्य लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के जो भी योजनाओं के आप नाम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे पेंशन, आवास, डाकिया योजना, उज्ज्वला योजना और अन्य जितने भी ऐसे लाभ है, ठीक है, ऐसे लाभों को प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। चाहते हो अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों, इसके तहत पीवीटीजी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार एवं कुपोषण दूर करने के लिए काम किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवीटीजी परिवार की चर्चा हम लोग पहले भी किए। पीवीटीजी में कौन लोग आते हैं? ऐसे अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जनजातियों में भी ऐसी अनुसूचित जनजातियां जो कि बेहद कमजोर होंगी। ठीक है ना, तो ऐसे पीवीटीजी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। और पात्रता की शर्तें क्या है दोस्तों? लाभुक इसमें कौन बन सकते हैं? तो सबसे पहला शर्त, लाभुक झारखंड का निवासी होना चाहिए एवं पीवीटीजी समुदाय से होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। तो स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर इस योजना का लाभ दोस्तों उठाया जा सकता है। उड़ान परियोजना नाम है, वर्ष 2020 में शुरू की गई है। आगे साथ हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से अब अगली जानकारी, गरिमा योजना। ठीक है ना, तो गरिमा योजना अब क्या है? तो गरिमा योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इस योजना के शुरू करने की जानकारी मैंने कोशिश की, लेकिन ऐसा कहीं से मुझे पर्याप्त जानकारी मिल नहीं पाई, तो वर्ष यहाँ पे आप रहने देते हैं। और योजना का क्रियान्वयन, तो योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। और दोस्तों अब इसमें है क्या? तो हमारा जो ये झारखंड है ना दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर राज्य है, बहुत ही बढ़िया राज्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जहां शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, वहां पर साथियों डाइन बिसाही प्रथा, जो ऐसी एक बहुत बड़ी कुप्रथा है ना, ऐसे आप बहुत बार अखबारों में पढ़ते होंगे, डाइन बिसाही के आरोप में किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी के ऊपर डाइन बिसाही का आरोप लगा दिया, और ऐसे बहुत सारे अपराधों को जो है ये बढ़ावा भी देने का काम करता है। तो अभी ये गरिमा योजना जो है ना साथियों, इसमें क्या है कि झारखंड को डायन कुप्रथा से मुक्त करने हेतु गरिमा योजना राज्य के 7 जिलों के 25 प्रखंडों में चलाया जा रहा है। याद रखेंगे, राज्य के 7 जिलों के 25 प्रखंडों में इसको संचालित किया जा रहा है। नाम क्या है इसका? गरिमा योजना। अब दोस्तों ऐसे 7 जिले जहां पर कि बहुतायत मात्रा में इन चीजों को देखा जा रहा है, जहां पर कि डायन बिसाही प्रथा जो है बिल्कुल छाई हुई है, बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है, तो ऐसे 7 जिलों को चिन्हित करने के बाद इस योजना को वहां पर संचालित किया जा रहा है। और इसके तहत डाइन कुप्रथा से पीड़ित महिलाओं को आजीविका विकल्प, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, जाहिर सी बात है कि जो महिला के ऊपर ऐसा आरोप लग जाए कि वो महिला डाइन है, चुड़ैल है, इस प्रकार का कोई भी वो कार्य कर रही है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, या फिर ये कहे कि उसके ऊपर लोगों का एक बहुत ही भरोसा उठ गया है, वो महिला अच्छी नहीं है, ऐसा करके गांव में उसको एक अलग नज़र से ही देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर एक बुरा असर पड़ता होगा। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो इस योजना के तहत डाइन कुप्रथा से पीड़ित महिलाओं की आजीविका, अब उसको दोस्तों कहीं पे कोई काम भी करेगी ना, वो अगर दुकान पे कोई काम करना चाहे, अपना कोई ऐसा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 25,000 रुपये का अनुदान राशि दिया जा रहा है, अपना वो क्या है हड़िया दारू वाला काम को छोड़कर कोई नया काम करने के लिए, तो ऐसे में वो कोई नया काम भी करेगी ना, तो एक अंधविश्वास गाँव में इस जड़ तक जा चुका है कि लोग उसके पास से कोई सामान भी खरीदना नहीं चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसी महिला की आजीविका की चिंता की जाएगी। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक रहे, ठीक है, उसे इस टेंशन से बाहर किया जा सके, उसको इस तरीके का जो मानसिक प्रताड़ना मिला उससे उसको बाहर निकाला जा सके, किसी प्रकार का अगर उसके साथ में आपराधिक घटना घट गया तो उसको कानूनी सहायता दी जा सके, और इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं का लाभ भी उसको प्रदान किया जा सके। मुख्य रूप से इस योजना का यह मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ये आप उद्देश्य जरूर जान गए। नाम क्या है इसका? गरिमा योजना। संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। ठीक है ना दोस्तों, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, तो किशोरी बालिकाओं के लिए योजना दोस्तों, ऐसे तो किशोरी बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं है, हम लोग इसे किशोरी समृद्धि योजना के नाम से भी जानेंगे। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, हम यहाँ पर कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? तो यहाँ देखते हैं इस योजना का क्रियान्वयन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुपालन में 14 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं को उचित मात्रा के कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराकर कुपोषण उन्मूलन एवं अनीमिया उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, अब दोस्तों 14 से 18 वर्ष तक की जो लड़कियां होती है, बच्चियां होती है,
ऐसे बच्चियों को कुपोषण का शिकार होने से बचाना, ठीक है, ऐसे लोगों को अनीमिया जैसे जो बीमारी होती है उसका शिकार होने से बचाना और उनको एक पर्याप्त कैलोरी, पर्याप्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ दिया जा सके, तो इसका ये मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। इसके माध्यम से दोस्तों जो 14 से 18 वर्ष तक की जो बच्चियां होंगी उनको क्या मिलेगा, पौष्टिक मीठा दलिया और पौष्टिक नमकीन दलिया उपलब्ध कराया जाता है। जी हाँ, पौष्टिक मीठा दलिया और पौष्टिक नमकीन दलिया जो है उपलब्ध कराया जाता है। पात्रता की शर्त क्या है, बातचीत में हम लोग समझ ही चुके हैं। पात्रता की शर्त है दोस्तों 14 से 18 वर्ष की उम्र की बालिका होनी चाहिए और ये बालिका आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत होनी चाहिए। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से आगे है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। दोस्तों सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये योजना दोस्तों पहले सुकन्या योजना के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ, इसी योजना को पहले सुकन्या योजना के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों माफ करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री जब रघुवर दास हुआ करते थे उस वक्त सुकन्या योजना के नाम से ये चला करती थी और इसी में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करते हुए फिर आगे चलकर नाम बदल दिया गया और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इस योजना का नाम रखा गया। अब दोस्तों सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ये कब लाया गया, तो ये लाया गया दोस्तों वर्ष 2022 ईस्वी में। ये आप जरूर याद रखेंगे, वर्ष 2022 ईस्वी में। अब इसमें है क्या, तो आपको बता दूं कि जैसा कि नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, तो जाहिर सी बात है ये बालिकाओं के लिए लाई गई एक योजना है। अब इस योजना का क्रियान्वयन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों इसके तहत महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा का अंत एवं उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम करना। मतलब स्कूल से जो बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती है, जो संख्या ऐसी बढ़ रही है लगातार, तो ये ड्रॉप आउट की संख्या को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक बार आप फिर से समझेंगे, चूंकि योजना का नाम है किशोरी समृद्धि योजना, तो साथियों महिला सशक्तिकरण, जी हाँ, अब लड़कियां सशक्त कैसे होंगी, महिलाएं सशक्त कैसी होंगी, ठीक है, तो महिलाओं को सशक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बालिका शिक्षा पर जोर देना, ठीक है, लड़कियां जो कि पढ़ाई करती है तो बालिकाओं को, ठीक है, शिक्षित करना मुख्य रूप से इसका एक उद्देश्य हो गया। बहुत सारे देखा जाता है कि जहाँ पर शिक्षा का अभाव होता है वहाँ पर क्या है ना कि लड़कियाँ बिल्कुल स्कूल में पढ़ रही है ना, 10 साल 12 साल 15 साल 16 साल 17 साल की एज में लड़कियों की शादी करा दी जा रही है। अनेक बार ऐसे मामले अखबारों में सुर्खियों में बना रहते हैं। तो ऐसे बाल विवाह प्रथा को समाप्त करना और ऐसी बच्चियां जो कि उच्चतर कक्षाओं में पढ़ रही है, ठीक है ना, तो ऐसी बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग करना। अब मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी पढ़ाई तो चलिए सरकार की ओर से स्कूलों में निःशुल्क कराई जा रही है, लेकिन कोई बच्ची अगर ऐसे उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है तो वहां पे जहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में दोस्तों क्या है कि उनके जो व्यय किए जाते हैं पैसे उसमें सहयोग करना। तो अब सरकार कितना सहयोग करती है, ठीक है, सरकार कितना सहयोग करती है, तो दोस्तों पहले जब ये सुकन्या योजना चलती थी ना तो बच्ची के जन्म के साथ ही पैसे जो है अकाउंट में आ जाते थे। लेकिन अभी दोस्तों क्या है कि इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और बदलाव किए जाने के बाद अब क्या है कि जो बच्चियां हैं उन लोगों को 40,000 रुपए की राशि, याद रखेंगे, 40,000 रुपए की राशि जो है वो दिया जाता है उनके शिक्षा को लेकर के। अब आप अगर यहाँ पे थोड़ा इसको देखें तो कक्षा 8 में नामांकन लेने पर 2,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट या उनके पोस्ट ऑफिस अकाउंट के माध्यम से दिए जाते हैं। कक्षा 9 में 2,500 रुपए, कितने हो गए, दोनों को मिलाकर हो गए 5,000 रुपए, ठीक है। इसके अतिरिक्त कक्षा 10, 11 और 12 में भी कितने मिलेंगे, 5,000 रुपए। तो यहाँ से कक्षा 10 में 5,000, कक्षा 11 में 5,000 और कक्षा 12 में 5,000, तो 5 गुना 3 यहाँ से कितने हो गए, 15,000 रुपए, और 15 और 5 कितने हो गए, 20,000 रुपए। और जब यही बच्चियां 18 से 19 वर्ष की आयु की हो जाएंगी तो उस वक्त उनको एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो 15, 5, 20 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 40,000 रुपए। जी हाँ, तो 40,000 रुपए की राशि जो है किशोरी समृद्धि योजना या फिर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत साथियों किया जाता है, दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग और अब यहाँ से अगली जानकारी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024। अच्छा साथियों, यहाँ पर एक जानकारी आपको मैं और दे दूं कि ये जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, ठीक है ना, ये पहले सुकन्या योजना के नाम से जाना जाता था, तो इसे भी आप जरूर कहीं पे मेंशन कर लेंगे, सुकन्या योजना के नाम से ये योजना जो है वो पहले जाना जाता था, ठीक है ना। तो अगर कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, ऐसे तो संभावना कम ही है, लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए कि सुकन्या योजना जो है वो, ठीक है, उसका परिवर्तित रूप कौन सा योजना है, उसके बदले कौन सी योजना झारखंड में चलाई जा रही है, तो यहाँ पे आप सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ऐसा आप नाम डालेंगे। चलिए आगे बढ़े और अब है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। साथियों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये कब लाई गई है, तो ये
24 में लाई गई है। माफ करेंगे दोस्तों, ये 2004 ईस्वी में लाई गई। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये कब लाई गई है? 2004 ईस्वी में लाई गई है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? अब इसका उद्देश्य है दोस्तों महिला, सबसे पहले तो क्रियान्वयन देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है बेटियों के बारे में समाज में व्याप्त सोच, ठीक है। जैसा कि आमतौर पे समाज में देखा जाता है, लड़कियां हैं, इसको जल्दी से शादी ब्याह करके इसको क्या करो, इसको ससुराल इसको शिफ्ट कर दो। इसके अतिरिक्त क्या है, लड़कियां हैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, लड़कियां हैं ज़्यादा नहीं कर सकती, मतलब एक पाबंदी सी रहती है। लड़कियां बहुत कुछ नहीं कर सकती, पुरुष प्रधान समाज है तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत आगे कुछ नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे कुंठित सोच वाले लोग होते हैं। तो बेटियों के बारे में समाज में व्याप्त सोच, लड़कों की तुलना में उनकी कम होती संख्या, लड़कियों की तुलना में उनकी कम होती संख्या, और बालिकाओं को जल्दी ब्याह देने की प्रवृत्ति। जी हाँ, जो अभी मैंने बात की बाल विवाह की, ठीक है, तो लड़कियों को जल्दी ब्याह देने की प्रवृत्ति जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऐसे जो भी कुरीतियां हैं या फिर ऐसे जितने भी कुप्रथाएं हैं, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इनका उन्मूलन करने के दृष्टिकोण से इस योजना की शुरुआत 2004 में की गई थी। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं कि इसके तहत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के अतिरिक्त, मतलब जो भी लोग बीपीएल परिवार में आते हैं, ऐसे लोगों को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसे कोई परिवार जिसकी वार्षिक आय 72,000 रुपए से कम की है, ठीक है ना, तो ऐसे परिवार के लोग भी, ठीक है, ये योजना के लिए लाभार्थी बन सकेंगे, इसका लाभ ले सकेंगे, ठीक है। और ऐसे परिवारों के कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर 30,000 रुपए, जी हाँ, उनके विवाह के अवसर पर कितना हजार रुपए? 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। तो निश्चित तौर पे एक परिवार जो एक साल में 72,000 रुपए कमा रहा है, अपनी बेटी की शादी के वक्त अगर उसे 30,000 रुपए की एक सहयोग मिल जाती है तो एक बड़ा हेल्प है, एक बड़ा सहयोग जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्ष 2004 में ये लाया गया था। आगे दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। अब साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ये कब शुरू की गई है दोस्तों? तो ये शुरू की गई है वर्ष 2009 ईस्वी में। साथियों, इस योजना को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। याद रखेंगे, योजना को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के असहाय विधवा को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के असहाय विधवा को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और इसके तहत दोस्तों विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए जो है वो प्रदान किया जाता है, 1,000 रुपए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये राज्य की योजना नहीं है, ये क्या है? इंदिरा गांधी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो भी राशि दी जा रही है, इसमें केंद्र का भी कुछ अंश है और राज्य सरकार का भी कुछ अंश है। तो दोनों सरकारों को मिलाकर, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना को संचालित किया जाता है। यहाँ पे आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है ना, केंद्र सरकार की ओर से इस 1,000 रुपए में दोस्तों 200 रुपए दिए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत 800 रुपए दिए जाते हैं। और इस प्रकार कुल मिलाकर कितने रुपए? 1,000 रुपए। दोस्तों इसी योजना के साथ में एक और योजना आई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। जी हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। अब इसके तहत दोस्तों क्या होता है? इसके तहत होता है दोस्तों कि जो भी ऐसे दिव्यांगजन होते हैं, विकलांगजन होते हैं, ऐसे लोगों को भी 1,000 रुपए की जो राशि है वो दी जाती है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये जो 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसमें 300 रुपए केंद्र की सरकार देती है। जी हाँ, 300 रुपए केंद्र की सरकार देती है, जबकि 700 रुपए राज्य की सरकार देती है। राज्य की सरकार देती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना। जी हाँ, तो अभी याद रखेंगे, केंद्र के द्वारा 200 रुपए, राज्य के द्वारा 800 रुपए, किसमें? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत। जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए की जो राशि दी जा रही है, उसमें 300 रुपए केंद्र और 700 रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए योजना से ही संबंधित मैंने यहाँ पर लगा रखा है, आप लोगों को इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आकर के देना है, ठीक है ना। एक ऐसा प्रश्न कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो मुझे लगा कि इसका
एक स्लाइड यहाँ पर डालना चाहिए और एक देखना चाहिए कि आप लोग जो अपने जेएसएससी या जेपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी ना कभी इस क्वेश्चन से सामना जरूर करना पड़ा होगा। और ये क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जी हाँ, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अब दोस्तों यहाँ पे वर्ष तो मैंने पूछा, लेकिन मैं पूरी तारीख ऑप्शन के रूप में डाल रखा हूँ। 15 नवंबर 2011 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2013, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2015 एंड ऑप्शन डी 15 नवंबर 2014। ऐसे 15 नवंबर की तारीख कॉमन सभी जगह है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है ये, ठीक है, और झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको ईयर बताना है 2011, 2013, 2014 और 2015। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और जवाब जरूर दीजिए, मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। और साथियों बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना है और कोई ना कोई परीक्षा एक अच्छी तैयारी के साथ जब आप बैठेंगे आप उसे क्रैक करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथियों कोई ना कोई परीक्षा क्यों, आप किसी एक परीक्षा को जरूर टारगेट कीजिए। आप जो बनना चाहते हैं, आप जिस एग्जाम को निकालने की ख्वाहिश अपने मन में पाल रखें, उस एग्जाम को बिल्कुल अपने माइंडसेट में फिट किए रखिए। आने वाले दिनों में निस्संदेह सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।